हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का सैम्पल पेपर। चलिए शुरू करते हैं विद जनरल इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर के 4 सेक्शंस हैं, ए बी सी डी। टोटल 36 क्वेश्चंस हैं। ए सेक्शन के अंदर 1 to 20 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस है, 1 वर्ड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 to 20 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। फिर सेक्शन बी में 21 to 26 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में 27 to 33 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी में 34 to 36 5 मार्क्स के हैं। अब इनके अंदर कई कई क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस भी दी जाएगी, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख सकते हो, जिसे और दे रखा है, तो आप या तो ये क्वेश्चन करेंगे या ये क्वेश्चन करेंगे, और अगर कहीं नेसेसरी है तो आपको डायग्राम भी बनाना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन ए 1 to 20 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी टाइम स्टैम्प देख सकते हो। वहां क्लिक करोगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले List any 2 observations when ferrous sulfate is heated in dry test tube। जब हम एक फेरस सल्फेट को हीट करते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर, हमें क्या क्या ऑब्जर्व होता है, हम क्या देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फेरस सल्फेट दिखा देती हूँ कैसा होता है। तो आप लेफ्ट में देख रहे हो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, ये हैं आपके ग्रीन कलर के। और जब मैं इसको हीट करती हूँ तो ये रिएक्शन आती है। फेरस सल्फेट को हीट करा तो बना फेरिक ऑक्साइड SO2 प्लस SO3, ये 2 गैसेस निकलती हैं और क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। अभी फेरिक ऑक्साइड है क्या, ये है ये चीज, यानी कि ब्राउन कलर का पाउडर। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमें क्या दिखाई दे रही है कि इट चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये जो गैसेस निकल रही हैं ये बहुत पंजेंट स्मेलिंग गैसेस होती हैं। पंजेंट मतलब कि बहुत तेज होती हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, गैसेस विद पंजेंट स्मेल आर इवॉल्व्ड। तो लिखते हैं इसको आंसर। तो फर्स्ट आ जाएगा इसके अंदर, लाइट ग्रीन कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर। सेकेंड, गैसेस विद पंजेंट स्मेल आर इवॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका और पार्ट क्या कहता है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट HCl इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि HCl एसिड 1 ml थोड़ा सा हम ऐड करते हैं सोडियम मेटल के अंदर तो क्या होगा। तो इसको शुरुआत करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। तो हम डाल रहे हैं 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, किसके अंदर डाल रहे हैं 1 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर, तो दिस इज सोडियम। ये 1 ml है और ये 1 ग्राम है, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज जरूर लर्न की होगी। अगर नहीं लर्न की है तो साइड में पिक्चर्स में आपको शो कर देती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। इस पिक्चर को आप देखकर देख सकते हो कि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अगर सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो क्या होगा, सोडियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या बना देगा, वो सोडियम क्लोराइड बना देगा, और साथ में हाइड्रोजन को जब वो अलग करेगा तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको क्या कर देंगे, हम बैलेंस कर देंगे। यहाँ H1 है, यहाँ H2 है, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे। यहाँ Cl अब कितने हो गए, 2। यहाँ Cl है 1, तो यहाँ पर लगा दिया हमने 2। अब यहाँ पर Na2 हो गए, तो ये पे लगा दिया हमने 2। तो अब ये क्या हो चुकी है, आपकी बैलेंस्ड हो चुकी है। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व करा है, क्वेश्चन में था कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या बने हैं, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ हम लिख देंगे सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये आपके प्रोडक्ट्स आए हैं। चलिए करते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर।
जो केमिकल फॉर्मूला क्या है या केमिकल नेम क्या है उस सॉल्ट का जो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करती हैं। ये है आपका सेकेंड चैप्टर से, और इसका सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में कि राइट द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो जब वॉशिंग सोडा के आप यूजेस लिखते हो उसके अंदर एक लाइन में एक आता है कि इट इज़ यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वॉशिंग सोडा जो है वो एक केमिकल है जो यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो मैं लिखती हूँ यहाँ पर। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दिस इज द सॉल्ट यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3। डेकाहाइड्रेट यानी कि डॉट डेका मतलब कि 10, हाइड्रेट मतलब कि वाटर। तो ये है इसका केमिकल फॉर्मूला एंड दिस इज द केमिकल नेम। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज है तो ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर आपका 4th। गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप ऑब्जर्व नहीं करते हो होमोलॉगस सीरीज के लिए। तो होमोलॉगस सीरीज है कौन सी? सारे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, राइट। तो ये क्या होते हैं होमोलॉगस, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो होमोलॉगस सारी सीरीज क्या है आपकी? एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं होमोलॉगस सीरीज के, राइट। ऑल्सो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं हम, या कोई एल्कोहल या कोई एल्डिहाइड या कुछ भी यूज करते हैं, वो भी हम इन्हीं सीरीज के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन्स जो है, इसकी फर्स्ट क्या बनती है? ये होती है आपकी मीथेन। फिर आगे चलो C2H क्या हो जाता है? इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का? CnH2n+2। एल्कीन्स का CnH2n, एल्काइंस का CnH2n-2, राइट। तो अब यहाँ पर पहले 1 1 पुट करते हैं तो क्या आता है? C1H, n की जगह पे 1 पुट करो, 2 × 1 + 2 is 4, ये हो गया मीथेन। नेक्स्ट C2 पुट करो, C2H2 = 4, 4 + 2 6, H6, C3H8 एंड सो ऑन। मतलब डबल का +2 करते रहो, इसका डबल करो, C का डबल क्या हो जाएगा? C1 है, 1 का डबल करो 2, 2 का +2 कर दो 4, 2 का डबल करो 4, 4 का +2 कर दो 6, 3 का डबल करो 6, 6 + 2 8। यहाँ पे क्या सीधा सीधा डबल करना है। कैसे? C1H कितने हो जाएंगे? 2, C2H कितने हो जाएंगे? 4, C3H कितने हो जाएंगे? 6 एंड सो ऑन। एल्कीन्स का देखो, सॉरी एल्काइंस का सबसे पहले ये 1 वाला एग्जिस्ट नहीं करता है इसके अंदर, और ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्यों नहीं करता है ये हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर 4th में। तो एल्काइंस के लिए सबसे पहली सीरीज क्या होगी? C2H डबल करके 2 माइनस कर दो, डबल किया 4 माइनस कर दिया 2, दैट इज 2। C3H डबल करो 6 माइनस 2 कर दो 4, C4H डबल करो 4, कितना हो गया? 8 माइनस 2 6 एंड सो ऑन। तो ये सब आप देख सकते होगे कि इनके अंदर कितने कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। और अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालती हूँ तो 14 U का भी डिफरेंस आता है, और इन सब के फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल सेम है, राइट। तो अब देखते हैं उनके अंदर क्या क्या ऑप्शंस थे। तो सबसे पहला ऑप्शन था कि चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। यही है, यही हमने ऑब्जर्व नहीं किया क्योंकि सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। तो दिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन होमोलॉगस सीरीज। क्या कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ऑब्जर्व नहीं करते। बाकी हमें CH2 का डिफरेंस भी दिखता है, हमें 14U का मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस भी दिखता है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो सेम रहती है। सेम फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, सारे सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो ये है इसका फर्स्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट आता है 4th क्वेश्चन, व्हाई डज सन अपीयर वाइट एट नून। नून के टाइम पे यानी कि दोपहर के टाइम पर जो सन है वो आपका वाइट क्यों दिखाई देता है? तो ध्यान से सुनिए, जब दोपहर के टाइम पर
जो सन होता है आपके ओवरहेड होता है, बिल्कुल सिर के ऊपर, ठीक है, सिर के ऊपर होता है। दैट मीन्स कि मैं आपको एक बार बनाती हूँ, ये है मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, और ये है इसका हॉरिजन, यहाँ से सन जाता 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 यहाँ आता है, फिर ऐसे ऐसे आता है, यानी कि सनराइज सनसेट, सनराइज मॉर्निंग के टाइम पे, ये इवनिंग के टाइम पे, और नून के टाइम पर जो आपका सन होता है वो अर्थ के बिल्कुल ओवरहेड होता है, बिल्कुल ऊपर होता है। और आप देख सकते होगे किसी भी पोजीशन पर इतना छोटा डिस्टेंस कहीं नहीं है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतने डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर कम होंगे, जितने कम डस्ट पार्टिकल्स उतनी स्कैटरिंग कम, जितनी कम स्कैटरिंग उतनी ही वाइट लाइट, जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग उतनी रेड लाइट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 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 सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर डिस्टेंस है। इस टाइम पर सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो आपका सन होता है उसका कलर कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। ये आपका 11th चैप्टर में से, आई चैप्टर में से। बिल्कुल नून के टाइम पर कम डिस्टेंस, कम डस्ट पार्टिकल्स, कम स्कैटरिंग, ली स्कैटरिंग की वजह से वो हमें क्या दिखाई देता है, व्हाइट। तो इसका आंसर एक लाइन में लिखेंगे, द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून। जो लाइट होती है वो नून के टाइम पर लीस्ट स्कैटर्ड करती है, सबसे कम स्कैटर्ड करती है, ड्यू टू इट्स स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, both a spherical mirror and a thin spherical lens have focal length -15 cm. What type of mirror and lenses are these? यानी कि एक मिरर है और एक लेंस है, दोनों की ही फोकल लेंथ जो है वो -15 है, -15 सेंटीमीटर है। तो -15 वाली किसके अंदर होती है, कौन सा मिरर और कौन सा लेंस होता है वो आपको बताना है। तो ये कौन से चैप्टर में से है, ये चैप्टर है 10th। अगर अभी तक आप लोगों ने 10th चैप्टर के बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो आई सजेस्ट एक बार आई बटन पर जो लिंक है वो जरूर देखें, वहाँ से आपको पूरा का पूरा चैप्टर की वीडियोस आपको दिख जाएंगी। तो वहाँ पर आपको हर एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ये माइनस भी क्यों है इसका रीज़न भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये है आपका कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस। दोनों के दोनों क्या है, कनकेव है। कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस, दोनों के दोनों की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन डन। नेक्स्ट करते हैं 6th। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? तो हमें बताना है ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होता है जब कनकेव मिरर इमेज बनाता है रियल इन्वर्टेड और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये 6 के 6 केसेस थे, जैसे मैंने ऊपर आपको लिंक बताया है उसी लिंक में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने बताया था इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से केसेस आएंगे। यहाँ मैं सारे केसेस बताने की बजाय मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जो मैंने उस वीडियो में भी बताई हुई है, कि ये है आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका कनकेव मिरर, तो ये है आपका फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है आपकी इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या होता था 6 केसेस थे। पहला केस क्या था कि ऑब्जेक्ट आपका जब इन्फिनिटी पे होता है, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जो आपका इन्फिनिटी पे था। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज आपकी बन रही थी यहाँ पर एट फोकस। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लेकर आए सी के पीछे, बियॉन्ड सी। तो फर्स्ट केस हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट केस। फिर सेकंड केस था आपका बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट को हम ले आए बियॉन्ड सी, सी के पीछे, तब आपका जो बन रही थी इमेज वो कहाँ बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सेकंड पे। फिर जब हम लेकर आए एट सी, तो जो इमेज बन रही थी वो भी आपकी बन रही थी एट सी। उसके बाद हम आगे लेकर आए बिटवीन सी एंड एफ, लेके आए ऑब्जेक्ट को, फिर आपकी इमेज बन रही थी कहाँ पे, बियॉन्ड सी। उसके बाद हम लेकर आए एफ पे, फिफ्थ केस। उसके बाद जो आपकी इमेज बन रही थी वो बन रही थी आपकी एट इन्फिनिटी, बहुत बड़ी पीछे की तरफ।
इस तरीके से। उसके बाद फिर हम लेकर आए थे बिटवीन पोल एंड फोकस। फिर आपकी इमेज अब इन्फिनिटी पे तो खत्म हो गया, अब कहाँ जाएगी, बिहाइंड द मिरर, तो वो बन रही थी आपकी यहाँ पर इमेज। तो ये 6 केसेस थे, ठीक है। तो हमें बताना है किसके अंदर रियल होगी, रियल मतलब कि इस मिरर के सामने होगी। सामने तो पांचों की पांचों है, इन्वर्टेड भी है सभी की सभी, लेकिन लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से लार्जर। तो फर्स्ट केस में छोटी है, सेकंड केस में छोटी है, थर्ड केस में सेम है, एट सी पर बिल्कुल सेम है। तो कौन से बना, एक तो बना आपका ये फोर्थ केस और ये बना फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ कौन से केस हैं, यानी कि बिटवीन सी एंड एफ जब आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था तो इमेज बन रही थी आपकी बियॉन्ड सी और लार्जर बन रही थी। फिर जब आपका ऑब्जेक्ट एट एफ पड़ा हुआ था फोकस पर तो आपकी इमेज बन रही थी एट इन्फिनिटी और वो भी क्या बन रही थी, लार्ज। तो यहाँ पर कौन से केसेस आएंगे, फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ और सेकेंड एट एफ। ये 2 केसेस हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो क्या होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ अ लेंस थ्रू विच द रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। तो हमें बताना है लेंस का वो पार्ट जिसके अंदर से जो रे है वो पास हो जाती है विदाउट एनी सफरिंग एनी डेविएशन, यानी कि कहीं भी डेविएट नहीं होती, अपने पाथ से अलग नहीं होती। वो कहाँ से होती है, कोई भी अगर हम जैसे लेंस ले लेते हैं, चाहे आप कनकेव ले लो या कन्वेक्स ले लो, इस तरीके से ले लो, ये कन्वेक्स या कनकेव ले लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे कराऊंगी तो डेविएट हो जाएगी किसी भी तरीके से, यहाँ पे कराऊंगी तो इस तरीके से डेविएट हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसके यहाँ से इसे पास कराती हूँ तो वो बिल्कुल सीधी की सीधी डेविएट बिना डेविएट हो जाएगी। तो इस सेंटर से पास होके अनडेविएटेड जाएगी बिना किसी के डेविएट हुए। तो ये कौन सा पार्ट हुआ आपका, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, इन द अरेंजमेंट दिस इज डन, ये है आपका 10th चैप्टर में से। In the arrangement shown in the figure, there are 2 coils wound on the non-conductive cylindrical rod. Initially, the key is not inserted in the circuit. Later, the key is inserted and then removed shortly after. So, what are the two observations that can be noted from the galvanometer reading? तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये चैप्टर है आपका 13th, मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर उससे रिलेटेड आपका सैम्पल पेपर में आया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पेपर में भी आ सकता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आई बटन पर जाके इस लिंक को क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर 13 चैप्टर का A to Z टॉपिक्स आपके पास आ जाएंगे। सारे टॉपिक्स आपके वहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, हमने सेटअप कर रखा है कॉइल 1 कॉइल 2 का। तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया है, की को इंसर्ट नहीं किया। जब हमने की को इंसर्ट नहीं किया यानी कि ये ओपन थी, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जा रहा था। जब कोई भी करंट नहीं जा रहा है तो मतलब कि वैसे क्या होता है, अगर करंट जा रहा हो तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे कोई करंट ही नहीं जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो क्या कोई गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी? इस डिफ्लेक्शन में यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। लेटर द की इज इंसर्टेड, उसके बाद हमने की को इंसर्ट कर दिया, यानी कि इसको हमने बंद कर दिया, यानी कि अब ये सर्किट आपका चलने लगे, यानी कि करंट आपका फ्लो होने लग गया। जैसे ही करंट फ्लो हुआ इसकी मैग्नेटिक जो फील्ड थी वो बढ़ी, जैसी बढ़ती रही वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो दूसरी कॉइल में क्या प्रोड्यूस करती है, वो करती है इंड्यूस करंट को जनरेट करती है, जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। वो जो है वो गैल्वेनोमीटर शो करता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, दिस इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू टेल वेदर द करंट इज प्रेजेंट और नॉट, यानी कि वो बताता है कि करंट वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है। तो जैसे ही इसके अंदर करंट गया, देखो करंट हमने इसमें पास किया, इसमें पास नहीं किया, करंट इसमें पास किया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रही यहाँ पर क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है।
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस करती है, करंट इंड्यूस करती है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी। उसके बाद हमने क्या किया, देन रिमूव शॉर्टली आफ्टर, जैसे हमने इंसर्ट करी उसके बाद फटाफट से हमने बाहर निकाली, यानी कि उसी टाइम हमने करंट को बंद कर दिया। करंट बंद हुआ, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यानी कि करंट भी अब क्या होने लग जाएगा, इंड्यूस होने लग जाएगा। तो यानी कि हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, तो हमने पहली ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन बोली है, तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या की, देयर आर मोमेंटरी डिफ्लेक्शंस, यानी कि मोमेंटरी मतलब कि जस्ट फॉर अ मोमेंट, छोटे से टाइम के लिए डिफ्लेक्शन हुई। छोटे से टाइम के लिए डिफ्लेक्शन कब हुई है आपकी, जब हमने की को इंसर्ट किया है, मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है और यहाँ पर क्या हुई है, फटाफट से डिफ्लेक्शन शो हुई है। जैसे ही हमने की को वापस निकाल लिया उसके बाद क्या हुआ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। मैग्नेटिक फील्ड जैसी कम हुई, पहले तो करंट बढ़ रहा था, तो मान लीजिए गैल्वेनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन इस तरह से हो रही थी, ठीक है। जैसे ही करंट कम हुआ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कम हुई, करंट कम हुआ, तो उसी टाइम गैल्वेनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो लिखेंगे सेकंड क्या आएगी, डिफ्लेक्शन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये थी आपके पास दो ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट क्या कहता है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो ये है, मान लीजिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है कि वायर के अंदर से जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो अब याद से मुझे बताइए कि कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, जब करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा होता है और हमें बताना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ है, यानी कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है। तो ये रूल लगता है आपका कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है रूल ये कि अगर मैंने इस तरह से अपना हाथ रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, जो मेरा थंब है वो डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स करंट, तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स रैप होंगी वो क्या होंगी, मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये मेरा करंट उधर जा रहा है और मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होंगी, ये होंगी। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बनेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, दैट इज इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन रहेगी इसकी, ठीक है। अगर मेरा जो कंडक्टर था उसके अंदर करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता, इस तरीके से फ्लो कर नीचे की तरफ, तो अब इस तरह से फ्लो कर रही है, मेरी जो रैप है फिंगर वो इस तरह से रैप हो रही है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। तो ये क्या होती है आपकी, इस तरीके से ऐसे क्लॉकवाइज होती। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये दोनों बना सकते हो, डायग्राम ए डायग्राम बी, कि जब करंट आपका ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, यहाँ लिखेंगे करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड है, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो क्या है आपकी, क्लॉकवाइज। तो आप ये दो डायग्राम्स यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन कहता है, डन विद 8, टू अनइक्वल रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अनइक्वल यानी कि सेम, उनकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, उनको हमने पैरेलल लगाया। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर पैरामीटर्स, यानी कि हमें नहीं पता आई की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, बट कैन बी सेड आउट अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ट्रू रेसिस्टर्स। यानी कि आप क्या कह सकते हो वोल्टेज के बारे में दो रेसिस्टर्स के पास में, अगर वो दोनों के दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। तो ये कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका 12th, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर की वीडियोस आपको लिंक पर मिल जाएंगी, आई बटन पर मिल जाएंगी उसका लिंक, आपको पूरे चैप्टर की वीडियोस। यहाँ पर क्या है, मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करी थी कि पैरेलल सीरीज में क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। याद हो तो मैंने आपको बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होता है हर रेसिस्टर के पास सेम होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो हर रेसिस्टर के अंदर सेम होता है। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया गया है, तो और वोल्टेज ड्रॉप के बारे में पूछा गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस टू रेसिस्टर्स आर सेम।
सेम। वोल्टेज ड्रॉप की बात हो रही है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस टू रेसिस्टर्स इज सेम, यानी कि दोनों रेसिस्टर्स के अंदर जो वोल्टेज होगी वो दोनों की दोनों सेम होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर ऐसे पैरेलल लगे हुए हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर ये वोल्ट मीटर भी कहाँ लगता है, पैरेलल ही लगता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो वोल्टेज यहाँ पे मिली इस रेसिस्टर को मिल रही होगी, वही वोल्टेज इस रेसिस्टर को मिल रही होगी। जबकि सीरीज के लिए क्या होता है, हर एक के लिए अलग अलग वोल्टेज लगाते हैं, इस तरह से 1 2 अगर ये लगे हैं तो इसके लिए अलग वोल्टेज यहाँ पे मेजर करते हैं, इसके लिए अलग करते हैं मेजर। करंट सब में सेम रहता है, यहाँ पे वोल्टेज के लिए क्या होगी, दोनों की दोनों सेम होगी। नेक्स्ट क्या कहता है, some work is done to move a charge q from infinity to point A in space. The potential of point A is given as V. What is the work done to move this charge from infinity in terms of q and V? अगर आपको याद हो तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये आपका चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से ही है। ये क्या कहता है, ये बताता है आपका कि जब एक किसी पॉइंट को, किसी चार्ज को दूर से लाकर हमें एक पॉइंट पे रखना पड़ता है, तो जितना वर्क डन लगता है वो किसके इक्वल होता है, W इक्वल्स टू V इंटू Q, यानी कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट A, और कितना वोल्ट, कितना पोटेंशियल होता है, उसका होता है V, और कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हैं हम, Q, तो उसे हम बोलते हैं वर्क डन कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो ये है आपका इतना वर्क डन लगेगा, तो दिस इज डन। नेक्स्ट आता है आपके पास 10th क्वेश्चन, वेन्स आर थिन वॉल्स एंड हैव वॉल्स जस्टिफाई। जो वेन्स होती हैं उसकी जो वॉल होती है वो पतली होती है और उनके अंदर वॉल्स भी होते हैं, ऐसा क्या है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका 6th चैप्टर में से, ये है हार्ट के आसपास जो थी वो टॉपिक्स हैं, या तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो ये 6th चैप्टर में से वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। तो पहले तो मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम लेकर आपको समझाती हूँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। देखिए ये है, मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, हार्ट, और यहाँ से जो चीज़ ब्लड को पंप करती है पूरी बॉडी में, इसे हम बोलते हैं आर्टरीज। और पूरी बॉडी में जाने के बाद जो चीज़ वापस ब्लड को हमारी हार्ट के अंदर लेकर जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ जाएगी, उन्हें हम बोलते हैं वेन्स, ठीक है। हार्ट से ब्लड पंप हुआ, अच्छे प्रेशर में आया और वो लेकर गई आर्टरीज पूरी बॉडी के अंदर। अब उस पूरी बॉडी से ब्लड को वापस लेकर जा रही है कौन, वेन्स लेकर जा रही हैं। तो अब देखो, जब ऊपर से नीचे ब्लड आ रहा है, हार्ट पंप करता है इसको, एक तरीके की मोटर है हमारे अंदर। जो हार्ट है वो क्या करता है, वो हमारे ब्लड को हाई प्रेशर से हमारी बॉडी के अंदर देता है। जबकि वापस जाते हुए क्या वेन्स हाई प्रेशर में जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। जब पूरी बॉडी से वापस हार्ट की तरफ जाना है तो इसका प्रेशर इतना हाई नहीं होता, पहले तो ये बात। तो इसीलिए आर्टरीज की होती हैं थिक वॉल्ड, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो होती हैं थिक, मोटी होती हैं, क्योंकि इसको हाई प्रेशर कैरी करना होता है। जबकि वेन्स को इतना हाई प्रेशर कैरी नहीं करना होता, इसलिए उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। उसके बाद वेन्स के वॉल्स होते हैं, वॉल्स क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे गोल 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 इस तरीके से, इसके अंदर ऐसे वॉल्स बने होते हैं। अब ऐसा क्यों, देखिए जब ये ब्लड ऊपर जा रहा है, जैसे ही ऊपर जा रहा है ये ब्लड वापस नीचे ना आ जाए, जिसकी वजह से वॉल्स होते हैं वेन्स के अंदर, ताकि जो ऊपर जा रहा है वो धीरे 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 करता हुआ आपके हार्ट के अंदर चला जाए, ये वापस बैक फ्लो ना कर जाए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे वेन्स हैव थिन वॉल्स बिकॉज द ब्लड देयर इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। वेन्स की थिन वॉल्स होती हैं क्योंकि जो अब उसके अंदर जो ब्लड आ रहा है वो अब अच्छे खासे हाई प्रेशर के अंदर नहीं है, वो प्रेशर में कब था, जब वो आर्टरीज में से आ रहा था। दे हैव वॉल्स, अब इसके अंदर वॉल्स होते हैं टू एंश्योर, ये एंश्योर करने के लिए कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, बैक फ्लो ना कर जाए। तो ये था 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका,
हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो वॉल्स होती हैं वो किस तरीके की बनी होती हैं सच दैट उनके अंदर क्या हो सके, फूड की एब्जॉर्प्शन हो सके। तो अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन है आपका 6th चैप्टर में से, डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर। क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं हमारे स्टमक के अंदर इस तरीके की उलझी हुई होती हैं, इसके अंदर ना विली लाइक स्ट्रक्चर होता है। विली मतलब कि इस तरीके का, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम विली बोलते हैं। अब देखो, अब इसको ना एक तरीके के बलून समझो। जब आपके पास एक बलून होता है, राइट, अगर वो लास्ट का इस तरीके का बना होता है तो यानी कि इसके अंदर और हवा आ सकती है, मतलब कि ये और एब्जॉर्ब कर सकता है, राइट। तो ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में से छोटी छोटी फिंगर्स बनी होती है। जब इसके अंदर फूड आता है ये इसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ताकि फूड की एब्जॉर्प्शन हो सके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो वॉल्स होती हैं वो किसके अंदर, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उसके अंदर विलीज होती हैं, इसे हम बोलते हैं विली, जो क्या प्रोवाइड करती हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? The inner lining of small intestine has numerous finger-like projections। जो inner lining होती है small intestine की, उसके अंदर बहुत सारी finger-like projections होती हैं जिसे हम villi कहते हैं, which increase the surface area for absorption। जो increase करती हैं surface area for the absorption of food। तो ये था आपका 11th क्वेश्चन। अब करते हैं इसका और पार्ट। Out of a goat and a tiger, which one will have a longer small intestine? Justify your answer। तो ये भी आपका चैप्टर 6 में से ही बनता है। वहाँ पे क्वेश्चन था आपका which has longer small intestine, herbivores और carnivores। तो herbivores carnivores क्या होते हैं? herbivores जो herbs खाते हैं, जो plants खाते हैं, जो vegetarian होते हैं, और carnivores क्या होते हैं, जो सिर्फ मीट खाते हैं। तो यहाँ पर जो हर्बीवोर्स हुए वो हुए गॉट, जो सिर्फ क्या खाती है, घास खाती है, पत्ते खाती है, जबकि टाइगर जो होता है वो मीट खाता है। तो ये हो गया आपका कार्निवोर्स, राइट। तो विच वन विल हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन? तो इसके अंदर किसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं वो लंबी होंगी, जैसे अभी भी मैंने बनाई है स्मॉल इंटेस्टाइन्स इस तरीके की होती हैं, राइट। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 6 मीटर की होती हैं। देखिए छोटी सी कैसे गोल 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 कॉइल की तरह घुमाई होती है। तो वो पूछ रहे हैं कि टाइगर की लंबी होंगी ये स्मॉल इंटेस्टाइन या गोट की लंबी होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स के अंदर होता है सेलुलोस, ठीक है, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। जबकि जो मीट खाते हैं, मीट बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स अगर छोटी भी होंगी तो भी काम चल जाएगा उसका, है ना। लेकिन जो प्लांट्स खाते हैं जिनके अंदर हार्बीवोर्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर सेलुलोस होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा एरिया चाहिए। यानी कि गोट की इसकी क्या होंगी, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो हम क्या कहेंगे, हार्बीवोर्स की लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? गोट, because herbivores eating grass need a longer small intestine to allow cellulose to be digested। गोट की लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी बिकॉज जो herbivores होते हैं वो ग्रास ईट करते हैं या प्लांट्स ईट करते हैं, जो ज़्यादा टाइम लेते हैं क्या करने में, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो हमारा हो गया 11th। नेक्स्ट करते हैं, एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग अ डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन फॉर आवर एनवायरनमेंट। जो ओजोन होती है वो इतनी पॉइजनस होती है, फिर वो कैसे, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है हमारे एनवायरनमेंट का। तो आपको पता है ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो ये हमारे एनवायरनमेंट में क्या एसेंशियल, क्या इम्पॉर्टेंट काम करती है। तो हमें पता है कि जो ओजोन होती है इट प्रोटेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट, आवर अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। तो इसे एक लाइन में इसका आंसर लिख देंगे, ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अगर ये रेडिएशंस डायरेक्ट हमारी अर्थ पे पहुंचती है तो बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें करती है, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो ओजोन हेल्प करती है हमें इन रेडिएशन से बचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, गिव रीजंस
Why a food chain cannot have more than 4 ट्रॉपिक लेवल्स? फूड चेन के 4 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल क्यों नहीं हो सकते? जैसे कि हमें पता है कि हर ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता है, 10% एनर्जी लॉस होता रहता है। तो अगर 4 से ज़्यादा हुए तो जो पांचवा होगा, क्या उसके पास थोड़ी सी भी एनर्जी बचेगी? थोड़ा सा भी कुछ मिलेगा उसको? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 ट्रॉपिक लेवल तक ही आपकी एनर्जी जा सकती है। जैसे कि हम कहते हैं ना, प्लांट्स को ईट किया किसी ने, फिर उसको ईट किया किसी ने, फिर उसको ईट किया किसी ने। तो ये 4 ट्रॉपिक लेवल ही बहुत है। यहाँ से एनर्जी यहाँ तक ही बहुत मिल जाए, 0.001% भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अगर इसके ऊपर भी मिल गया तो उसको खाने का फायदा ही क्या हुआ? नहीं होगा ना कोई फायदा उसका। तो यही इसका हम रीजन लिखते हैं। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 ट्रॉपिक लेवल्स। यानी कि हर स्टेप पर इतनी ज़्यादा एनर्जी लूज होती है कि अगर 4 ट्रॉपिक के लेवल के बाद भी अगर कोई खाता है उसको, तो उसके पास कोई भी छोटी सी ही यूजेबल एनर्जी जाएगी, यानी कि ना के बराबर ही एनर्जी जाएगी। तो ये हो गया आपका 12th डन। अब करते हैं 13th क्या कहता है? स्टेट द रोल ऑफ पेनक्रियास इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में पेनक्रियास का क्या रोल होता है? तो मैं इसका आंसर लिखती हूँ। ये चैप्टर है आपका 6th चैप्टर से, लाइफ प्रोसेसेस से है। तो पेनक्रियास का फंक्शन क्या होता है? जो पेनक्रियास होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को बनाते हैं, निकालते हैं, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। लिपास भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये क्या डाइजेस्ट करता है? ये डाइजेस्ट करता है एमल्सिफाइड फैट डाइजेस्ट करता है। तो ये था पेनक्रियास का फंक्शन। तो अब आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 जो है वो कैसे क्वेश्चन है? 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, 1 लेबल्ड असर्शन एंड अदर लेबल्ड रीजन। यानी कि आपको क्या दिया गया है? आपको 14, 15, 16 में असर्शन और रीजन दिया गया है, और आपको क्या बताना है? ABCD में से करेक्ट आंसर्स बताने हैं। ए का मतलब का है बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ए ऑप्शन अगर हम करेक्ट करते हैं तो उसका मतलब होगा कि दोनों ही ट्रू है और ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर हम बी करेक्ट करते हैं उसका मतलब है कि दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर सी करते हैं इसका मतलब है असर्शन आपका ट्रू है बट जो रीजन है उसका वो फॉल्स है। अगर डी करते हैं उसका मतलब है कि असर्शन आपका फॉल्स है बट जो रीजन है वो ट्रू है। तो पढ़ते हैं 14 to 16 क्वेश्चंस, वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले असर्शन क्या दिया हुआ है? आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days। तो ये बोला गया है कि जब हम वाइट वॉश कराते हैं तो जो शाइनिंग आती है वॉल्स के ऊपर वो 2 से 3 के दिनों के बाद आती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बोला है उन्होंने कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, विच गिव्स शाइनी वाइट फिनिश। जो बाद में क्या देते हैं? शाइनी वाइट फिनिश देते हैं। तो इसका असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ, जब भी वाइट वॉश कराते हैं तो 2-3 दिन के बाद शाइनी उसके ऊपर शाइनी फिनिश आती है, ठीक है। लेकिन इसका रीज़न बहुत गलत दिया। क्या दिया हुआ है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर आप अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों के अंदर कहीं भी हाइड्रोजन आ रही है, लेकिन वो क्या बना रहे हैं? वो बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या ऐसा हो सकता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों के अंदर कहीं हाइड्रोजन है? नहीं। तो ये इसका रीजन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो क्या लिखेंगे? ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, असर्शन ट्रू है बट रीजन गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 15th में बोला गया है फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। फूड चेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे अंदर हार्मफुल केमिकल्स की एंट्री के लिए। रीजन क्या है? द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। यानी कि जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी है फूड चेन्स की वो चेंज होती रहती है बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं इसको एक लाइन को दोबारा से पढ़ूं कि हाँ जी, बहुत सही बात है कि हमारे अंदर केमिकल्स की अगर एंट्री होती है तो फूड चेन की वजह से ही होती है। क्यों? क्योंकि हम प्लांट्स खाते हैं तो प्लांट्स के ऊपर क्या डाले होते हैं? पेस्टिसाइड्स वगैरह खाए डाले होते हैं, तो वही हमारे अंदर आती है,
ठीक है, तो प्लांट से हमारे अंदर हार्मफुल केमिकल्स आ गए। तो इन्होंने इसका रीज़न दिया हुआ कि जो फूड चेन की जो लेंथ होती है ना, यानी कि इतनी बड़ी लेंथ, वन एक को उसको खा रहा है, फिर उसको खा रहा है, फिर उसको खा रहा है, वो बहुत ज़्यादा होती है। बट ये इसका रीज़न तो नहीं बन रहा ना। क्यों? क्योंकि हम तो क्या खा रहे हैं, प्लांट सब्जियां लाते हैं, धोते हैं और उसको खाते हैं, है ना। तो हमारे अंदर तो हार्मफुल केमिकल सीधा सब्जियों से आ रहे हैं, तो उसको कोई और खा रहा है, फिर उसको कोई और खा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? इसका ऑप्शन आएगा बी। क्या लिखा है कि दोनों के दोनों ट्रू है। वैसे तो ट्रू है कि हाँ बहुत लंबी होती है, लेकिन ये जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए इसका आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट असर्शन आपको दे रखा है, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल्स। छोटे ट्रॉपिक लेवल्स पे बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं, हाँ जी, बहुत ज़्यादा कीट पतंगे, इंसेक्ट्स वगैरह बहुत सारे होते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन का होता है, ये तो हमने पढ़ा भी हुआ है ना। तो क्या ये इसका रीज़न करेक्ट है? तो हमें पता है कि ये बिल्कुल ठीक है कि छोटे ट्रॉपिक लेवल पे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी ठीक है कि जो एनर्जी फ्लो होती है यूनिडायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जाती है, जैसे सन से फिर प्लांट्स में, फिर प्लांट्स को कोई और खा रहा है, फिर उसको कोई और खा रहा है, एक ही डायरेक्शन में आपकी एनर्जी जा रही है, ठीक है। तो क्या इसका कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? इसका ये कोई रीज़न दे रहा है इसका? बिल्कुल भी नहीं रीज़न दे रहा। क्यों? हम कह रहे हैं कि ट्रॉपिक लेवल, जो छोटे ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह, रैट्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो ये तो इसका कोई भी रीज़न नहीं, आसपास भी कोई इसका रीज़न नहीं बन रहा। बट हैं ये दोनों करेक्ट हैं, तो क्या लिखेंगे? बी ही ऑप्शन बचेगा कि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, लेकिन ये इसका कोई भी रीज़न नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 16th। तो अब 16th क्या कहता है? असर्शन कहता है, अ जेनेटिसिस्ट क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग वॉयलेट फ्लावर्स विद अ पी प्लांट विद व्हाइट फ्लावर्स। He got all the violet flowers in the first generation. Reason क्या है? White color genes is not passed on to the next generation. तो एक जेनेसिस्ट क्या होते हैं, जो जीन्स की स्टडी करते हैं, उन्होंने क्या किया, जो पी प्लांट होते हैं, पी प्लांट मतलब कि जो मटर के जो प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर क्या थे? वॉयलेट फ्लावर्स थे, ठीक है। वॉयलेट फ्लावर्स के पी प्लांट को उसने क्रॉस ब्रीड कराया वाइट कलर के फ्लावर्स के साथ। वाइट कलर के फ्लावर्स जो किसके ऊपर थे? पी प्लांट पे थे। तो जब उन्होंने वॉयलेट कलर के साथ वाइट कलर के फ्लावर्स को करवाया, तो सारे के सारे क्या आ गए? जो पहली जनरेशन क्रॉस ब्रीडिंग की आई, सारे के सारे वॉयलेट कलर के आए। तो अब हमें इसका उन्होंने रीज़न दिया है कि जो वाइट कलर के जीन्स थे वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आए। क्या ये रीज़न इसका करेक्ट है? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? अगर वाइट कलर के भी जीन्स आगे पास हुए होते तो उसके अंदर से थोड़े बहुत तो वाइट निकलते, राइट। तो अब सारे के सारे वॉयलेट आ गए, जैसे कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, वॉयलेट वॉयलेट और वाइट वाइट, ठीक है। तो इस तरीके की क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, इस तरीके की कराते हैं, तो सारे के सारे इस तरीके से आए, वॉयलेट 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 एंड वॉयलेट। यानी कि वाइट आ तो रहे हैं, लेकिन वो जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, यानी कि वो कोई भी आपका वाइट कलर का निकला नहीं, सारे के सारे हुए कौन से? वॉयलेट कलर के हुए। तो ये आएगा आपका ए, यानी कि ए भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, उसका रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 to 20। क्या कहते हैं? आंसर क्वेश्चन नंबर 17 to 20 कंटेन 5 सब पार्ट्स ईच। 17 से लेकर 20 तक आपके पास हर में 5 पार्ट्स होंगे। आपको किसी 4 के आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रीड द फॉलोइंग एंड आंसर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 17(1) to 17(5). तो हमें ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है किसी चीज़ की, तो देखते हैं क्या कहा है। All living cells require energy for various activities. हर सेल्स को, हर लिविंग सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है एक्टिविटीज़ करने के लिए। ये जो एनर्जी होती है ये कहाँ से अवेलेबल होते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्रेक करके, चाहे आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ग्लूकोज को ब्रेक करो या उसकी एब्सेंस में करो, तो वो जब ब्रेक होता है ग्लूकोज, तो आपको वहाँ से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। फर्स्ट है, एनर्जी इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय। हायर प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं? हायर का मतलब कि जिनका एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। एक से ज़्यादा सेल्स का मतलब क्या हो? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनको कहाँ से एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में
क्या होगा, आपको एनर्जी मिलती कैसे? सबसे पहले ये देखो, आपको एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन क्या इन्वॉल्व करता है? ब्रीथिंग भी इन्वॉल्व करता है और डाइजेशन ऑफ फूड भी इन्वॉल्व करता है। रेस्पिरेशन अगर मैं छोटी सी लैंग्वेज में अगर एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करूँ तो क्या होती है रेस्पिरेशन? जब आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन आपके अंदर जाकर ग्लूकोज को ब्रेक करती है और आपको प्रोवाइड करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आप एक्सहेल कर देते हो। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो जब आपके अंदर ऑक्सीजन गई, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, उसका मतलब क्या हुआ? डाइजेशन ऑफ फूड हुआ। तो यानी कि खाली ब्रीथिंग, खाली डाइजेशन ऑफ फूड, ये दोनों तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी से दोनों के दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि बचा आपके पास दो ऑप्शंस, टिश्यू रेस्पिरेशन और ऑर्गन रेस्पिरेशन। तो अब टिश्यू रेस्पिरेशन क्या होती है? टिश्यू रेस्पिरेशन का मतलब होता है कुछ स्पेशलाइज टिश्यू जो क्या परफॉर्म करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि इनहेल ऑफ एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गन रेस्पिरेशन क्या होती है? ऑर्गन रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोग अगर सांस लेते हो तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं? फॉर एग्जाम्पल नोज से नेसल पैसेज हो गया, उसके बाद लंग्स हो गया, तो ये सभी के सभी ऑर्गन रेस्पिरेशन में कहा जाता है। तो अगर यहाँ सिर्फ एनिमल्स की बात की जाती तो हम यहाँ पर ऑर्गन रेस्पिरेशन लिख देते, बट यहाँ तो प्लांट्स के बारे में भी पूछा गया है, उनमें तो कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स में एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इज टिश्यू रेस्पिरेशन, बिकॉज टिश्यू तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। सो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द blood lactic acid concentration of an athlete during a race of 400 meter shows a peak at point D। आपको क्या दिया गया है? एक ग्राफ दिया गया है और ये ग्राफ है, इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है आपको कि एक एथलीट्स है, एथलीट के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रही है, यानी कि वो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम दिया गया है सेकंड्स के अंदर, और यहाँ बताया गया है कि उसके अंदर ब्लड लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन कितनी बनी है। तो अगर आपको याद हो तो लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन रेस्पिरेशन ये हमने 6th चैप्टर में पढ़ा हुआ है लाइफ प्रोसेसेस में। वहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था? वहाँ पर था डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अगर आपको याद हो तो 3 पाथवेज थे, राइट? तो वो एक बार जरूर रिवाइज करना, वहां से आपको ये थोड़ा सा आंसर इसका मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज अकर्ड इन एथलीट व्हाइल रनिंग इन 400 मीटर इन रेस। 400 मीटर की रेस के अंदर एथलीट जब भागा उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ। पहले भागा तो कम प्रोड्यूस हुआ, और भागा तो और प्रोड्यूस हो गया। काफ़ी टाइम के बाद फिर एक मिनट के बाद, यानी कि टाइम इन सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट के बाद उसके अंदर लैक्टिक एसिड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। आप देख सकते हो कि डी पॉइंट पर इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। तो अब हमें बताना है कि कौन सा प्रोसेस हुआ है एथलीट के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ब्रीथिंग, खाली ब्रीथिंग तो आपकी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करती। फर्मेंटेशन क्या होता है? शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, वो तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों चीज़ें बची। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कभी भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका ब्लड कभी भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन या विदाउट ऑक्सीजन। अगर आपके ब्लड को कम ऑक्सीजन मिल रहा होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे क्रैम्प्स भी आ जाते हैं। तो इसका क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। स्टडी द ग्राफ बिलो दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम व्हाइल द एथलीट इज रनिंग एट फुल स्पीड। अब यहाँ पर आपको 2 प्लॉट दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है उसकी टाइम जिससे वो भाग रहा है, मिनट्स के अंदर दिया गया, और यहाँ पर उसको कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है, राइट? तो अब यहाँ पर अगर मैं प्लॉट ए को ध्यान से देखूं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पहले तो उसकी एनर्जी बढ़ रही थी, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसकी एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी, यानी कि इससे ज़्यादा एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, बट इससे कम भी नहीं हो रही। तो पहले बढ़ रही थी, फिर उसकी कांस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट हो गई। दूसरी अगर हम बात करें प्लॉट बी की,
प्लॉट बी में मैंने देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, पहले तो एकदम से उसको एनर्जी मिल गई, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ा फिर उसकी एनर्जी क्या होने लग गई, कम होने लग गई। तो ये चीज़ किसके अंदर होती है, जब एनर्जी आपकी कम होने लग जाती है तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब आपकी एनर्जी इंक्रीज होती रहती है और किसी एक पॉइंट पे आकर और बढ़ती नहीं है तो कम भी नहीं होती, तो वो होती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लॉट जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, इसके आंसर्स चेक करना है कि क्या होगा। तो प्लॉट ए, प्लॉट बी और जस्टिफिकेशन। मैंने अभी आपको प्लॉट ए के बारे में बताया कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन है और प्लॉट बी एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और ये भी बताया ऐसा क्यों, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो आपकी एनर्जी है वो कम हो जाती है, लेकिन एरोबिक के अंदर आपकी एनर्जी कम नहीं होती। तो यानी कि सबसे पहले ये आगे दो ऑप्शन, नीचे वाले तो कट ही हो जाएंगे क्योंकि प्लॉट ए आपका एनारोबिक नहीं है, प्लॉट बी एरोबिक नहीं है। अब जस्टिफिकेशन पढ़ते हैं। The amount of energy is low and inconsistent in aerobic and high in anaerobic। ये तो गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि एरोबिक की क्या होती है, ज़्यादा होती है एनर्जी और उसकी कंसिस्टेंट रहती है, जबकि एनारोबिक की कम होती है। तो अब सेकेंड जस्टिफिकेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक। बिल्कुल ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ पढ़ते हैं। The characteristics process observed in anaerobic respiration are। हमें क्या क्या ऑब्जर्व होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन। तो अब देखते हैं, सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो गलत ही है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इसके अंदर होती नहीं है। फिर क्या है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी भी बनती है, लैक्टिक एसिड भी बनता है। सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ, द ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट देखते हैं। स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। अब आपको ये चीज़ दे रखी है, ये फिर से मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये वो जो टेबल आपको 6th चैप्टर में दे रखा है, ये वहीं से ही क्वेश्चन है आपका, तो इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आपको इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ लिखा है एरोबिक, यहाँ लिखा है एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन की सबसे पहले लोकेशन बताइए। एरोबिक की बताई है साइटोप्लाज्म, एनारोबिक की बताई है माइटोकॉन्ड्रिया। यही इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि एरोबिक में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मतलब कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और एनारोबिक में कम एनर्जी होती है, यानी कि वो साइटोप्लाज्म में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये आप 9th में भी पढ़ते आ रहे हो। यही आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसके अंदर एटीपी भी होता है। तो अगर एटीपी हाई है तो दैट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन किस में हो रही होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहला ऑप्शन ही आपका इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है आपके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। मेटालिक करेक्टर के बारे में बताया गया है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक करेक्टर। मतलब कि एक एटम जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं या मेटालिक करेक्टर कहते हैं। जैसे ही हम ग्रुप में जाते हैं नीचे की तरफ, तो आपको पता ही होगा, इस तरह जाते हैं तो पीरियड्स होते हैं, इस तरह जाते हैं तो ग्रुप्स बोला जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीजेस एटॉमिक साइज। उन्होंने क्या बोला है, जैसे हम यहाँ पीरियड की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो आपकी डिक्रीज करती है, जैसे ही हम ग्रुप में जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है, अब नॉन मेटालिक करेक्टर के बारे में क्या बताया कि वो एबिलिटी एटम की जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं, उसे हम नॉन मेटालिक करेक्टर कहते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा। द एलिमेंट्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। वो एलिमेंट्स जिनकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है और आयंस बनाने की, एनायंस बनाने की। डाउन द ग्रुप
जैसे ही नीचे जाते हैं ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे साइज जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताने हैं, और आपको ये ग्राफ भी दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है एटॉमिक नंबर और यहाँ पर आपको दे रखा है एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पर है आपका F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये आपको दे रखे हैं एटॉमिक रेडियस और ये है एटॉमिक साइज। तो अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस। Which of the following correctly present in decreasing order of metallic character of alkali metals plotted in the graph? तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एल्कली मेटल्स क्या होती हैं। एल्कली मेटल्स वो जिनके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 1। तो ये हो गया आउटर मोस्ट में। फिर सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2 8 1। तो जिनके आउटर मोस्ट में 1 होता है उसे हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के ऊपर है। उन्होंने बोला है कि कौन सा इसके अंदर करेक्ट होगा। रिप्रेजेंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये किस में लाई करते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर लाई करते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 1 है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप में लाई करते हैं। उसके बाद अब ग्रुप में लाई कर रहे हैं तो ग्रुप के अंदर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, हमें यहाँ पे बताया गया अभी। डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ग्रुप में मेटालिक करेक्टर हमारा इंक्रीज होता है जैसे जैसे हमारा साइज इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होगा, मतलब कि लिथियम, फिर सोडियम, फिर जो है आपका पोटेशियम, यानी कि आपका इस तरीके से इंक्रीज होगा मेटालिक करेक्टर। यानी कि सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर होगा सीजियम का, सबसे कम मेटालिक करेक्टर होगा लिथियम का। अब यहाँ पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले हो क्या सीजियम और सबसे लास्ट में क्या हो लिथियम। फिर क्या आना चाहिए सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। तो देखते हैं ऐसे कौन सा ऑप्शन है। द ऑप्शन इज सी, सीजियम सबसे ज़्यादा, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। तो ये था आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। 18th का सेकंड बोलता है कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग एल्कली मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो इट शोज नॉन मेटालिक करेक्टर। हाइड्रोजन को हमने एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, फिर भी ये क्या शो करता है, नॉन मेटालिक करेक्टर शो करता है ना। तो एल्कली मेटल्स अभी आपको बताई जिसके आउटर मोस्ट में क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर हम देखा जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो यानी कि वो फटाफट से 1 इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना सकता है, H पॉजिटिव बना सकता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट देखते हैं कि क्या बनता है। एज हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड रेडली लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। तो जैसे ही हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और नेगेटिव आयन बनाता है। बट यहाँ पर क्या है कि जब वो लूज करते हैं तो वो पॉजिटिव एक्वायर करते हैं, ना कि नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। सेकंड चलते हैं। As hydrogen can easily lose 1 electron like alkali metal to form positive ion. Yes, यही तो मैंने आपको भी बताया। जैसे लिथियम, सोडियम एक होता है इसके आउटर मोस्ट में, फटाफट से दे देते हैं और क्या पॉजिटिव एक्वायर कर लेते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन में भी क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा जैसे कि एल्कली मेटल्स देती हैं और क्या बनाएगा पॉजिटिव आयन। तो आगे हमें पढ़ने की नीड ही नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होता है आपका नॉन मेटालिक करेक्टर, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देख लेते हैं, ग्रुप में जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और पीरियड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, पीरियड में लाई करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 7। क्लोरीन एटॉमिक नंबर
17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7 एंड सो ऑन। ब्रोमीन का भी, आयोडीन का भी, ये सारे के सारे 17th ग्रुप में लाई करते हैं। तो ग्रुप में लाई करते हैं तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो अगर ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? ये सारे के सारे किस में लाई करते हैं? ग्रुप में। तो सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है ग्रुप में। तो सबसे कम इसकी, उससे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा इसकी और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की। ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है 18th का 4th है, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंजेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजेंस डाउन द ग्रुप। तो ये जो हमने अभी अभी बात करी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, इनको हम हैलोजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देखिए 2, 7 है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये होता है नेगेटिव चार्ज होता है, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? आइडेंटिफाई द रीजन बताओ फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजेंस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हैलोजेंस के हम ग्रुप में जाते रहते हैं कि क्या चेंज आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है ना। तो ये ग्रुप में ही लाई करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, गलत। सेकेंड क्या कहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज होती है। बट ऐसा तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन लिया है ना कि दिया है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है ग्रुप में, क्यों? क्योंकि उसका जो साइज है या टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज करती है। तो क्या यही था? यस, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है और टेंडेंसी जो होती है क्या गेन करने की वो डिक्रीज करती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Which of the following reason correctly justify that fluorine 72 picometer, यानी कि इसका साइज दे रखा है एटॉमिक रेडियस, has smaller radius atomic radius than lithium 152 picometer। अब उन्होंने पूछा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले फ्लोरीन का मैं आपको बता देती हूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 7। अब लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 1। अब देखा जाए तो दोनों के पास दो दो शेल हैं, ठीक है। इसकी भी 2 शेल है, इसकी भी 2 शेल है। तो 2 शेल हैं, लेकिन इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो मुझे इसका रीज़न बताना है कि फिर भी लिथियम का साइज बड़ा है बजाय के फ्लोरीन के। फ्लोरीन का छोटा साइज है, ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं इसका। फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम ग्रुप में है क्या? ये नहीं, वो फर्स्ट ग्रुप में है, वो 17th ग्रुप में है। तो पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट। फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम पीरियड, हाँ जी सेम पीरियड में तो है, क्योंकि इसकी भी 2 शेल हैं, इसकी भी 2 शेल हैं, तो सेकेंड पीरियड में है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। बट इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। उन्होंने बोला कि जो एटॉमिक साइज होता है वो पीरियड में इंक्रीज करता है, जबकि ये गलत है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है पीरियड के अंदर। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम ग्रुप, ये तो पहले ही गलत हो गया, तो डिफरेंट ग्रुप्स में है। डीप अब पढ़ते हैं। फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम पीरियड, हाँ जी सेम पीरियड में है। एंड अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, हाँ जी यही तो हम चाहते थे कि वो डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज या रेडियस जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 19:1 to 19:5। Sumati wanted to see the stars of night sky. She knows that she needs a telescope to see those distant stars.
जो सुमति है उसको रात में क्या देखने थे, स्टार्स देखने थे। उसे पता है कि उसको क्या चाहिए, टेलीस्कोप चाहिए जो दूर से स्टार्स देखने के लिए। उसने क्या किया, उसने टेलीस्कोप को ढूंढा एंड विच आर मेड ऑफ लेंसेज, वो लेंसेज के बने हुए थे। एंड आर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, उसे हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। एंड वंस which are made up of mirrors are called reflecting telescopes, और जो किसके बने होते हैं, मिरर के बने होते हैं, उसे हम रिफ्लेक्टिंग कहते हैं। जो लेंसेज के बने होते हैं उसे हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर आई पीस, यानी कि यहाँ से आप अपनी यहाँ पर आंख लगाकर देख सकते हो। ये है लेंस 2 है और ये है आपका लेंस 1, यहाँ पर इमेज बनती है, इसे हम बोलते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, सो आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया। सो शी डिसाइडेड टू मेक अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, यानी कि उसने सोचा कि मैं रिफ्रैक्टिंग बनाती हूँ। रिफ्रैक्टिंग कौन सा था, लेंस वाला, तो लेंस ही लगे हुए हैं। शी बॉट 2 लेंसेज L1 एंड L2, आउट ऑफ विच जो L1 था वो बड़ा था और जो L2 था वो छोटा था। द लार्जर लेंस, जो बड़ा लेंस था, वो क्या करता है, गैदर्स एंड बेंड द लाइट, वो जो बड़ा लेंस है वो लाइट को गैदर करता है, इकट्ठा करता है और उसको बेंड कर देता है। जो छोटा है वो मैग्नीफाई करता है, यानी कि इमेज को जूम कर देता है। बिग थिक लेंसेज आर मोर पावरफुल, बड़े और मोटे जो लेंसेज होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सो टू सी फार अवे, इसीलिए दूर देखने के टाइम पर शी नीडेड अ बिग पावरफुल लेंस, उसे एक बड़े पावरफुल लेंस की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, शी रियलाइज दैट अ बिग लेंस इज़ वेरी हैवी, उसे पता चला कि जो बड़ा लेंस है वो बहुत हैवी है। हैवी लेंसेज आर हार्ड टू मेक, जो हैवी लेंसेज होते हैं उसे बनाना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। टू होल्ड इन द राइट प्लेस, उसको सही प्लेस पर रखने के लिए। ऑल्सो सिंस द लाइट इज पासिंग थ्रू द लेंस, जैसे कि लाइट जो है वो पास हो रही है लेंस से, द सर्फेस ऑफ द लेंस हैज़ टू बी एक्सट्रीमली स्मूथ, जो लेंस का जो सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। एनी फ्लोज इन द लेंस विल चेंज द इमेज, कोई भी अगर लेंस के अंदर कोई भी गलती होती है या कोई भी स्क्रैच होता है तो वो इमेज को चेंज कर देगा। इट वुड बी लाइक लुकिंग थ्रू अ डर्टी विंडो, वो हमें ऐसा दिखाई देगा कि हम एक जो गंदी विंडो है उससे देख रहे हैं, जो खराब विंडो है उससे देख रहे हैं। तो अब इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हमने आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहला क्या है, बेस्ड ऑन द डायग्राम को देखो और बताओ कि सुमति ने नीड अ मेक व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप, कौन से टाइप का जो लेंस है सुमति को चाहिए टेलीस्कोप बनाने के लिए। तो दोबारा से डायग्राम को देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते होगे ये इस तरीके की शेप बनी हुई है, लेंस 1 की भी, लेंस 2 की भी। तो ये कौन सी शेप होती है, यस यू आर राइट, दिस इज कन्वेक्स लेंस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिस इज कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट देखते हैं, if the powers of the lenses L1 and L2 are in the ratio 4:1, what would be the ratio of the focal length of L1 and L2? उनकी focal length का क्या रेशो होगा, क्योंकि पावर का रेशो 4:1 है। तो सबसे पहले हमें पता है, अगर मैं L1 की बात कर रही हूँ तो यानी कि पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1 फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट वन। तो फर्स्ट की क्या है, 4 है, तो 1/f1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, f1 आ जाएगा 1/4। सिमिलरली लेंस 2 की बात करते हैं तो पावर ऑफ सेकेंड लेंस, तो 1 फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, पावर है 1, तो 1/f2 क्रॉस मल्टीप्लाई, f2 इज इक्वल टू 1/1। तो अब हमें रेशियो बताना है किसका, f1/f2 का। f1 आया 1/4 और f1 आया 1, तो 1 की जगह क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रेसिप्रोकल करके 1/4 इंटू 1, तो ये क्या रेशो हो गया, 1:4। तो हमने कुछ नहीं किया, पावर का फॉर्मूला लगाया, फिर फोकल लेंथ निकाली और उनको डिवाइड कर दी। तो कौन सा ऑप्शन आया, 1:4। नेक्स्ट करते हैं, वट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ लेंस, क्या फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का जो लेंस से ऑब्टेन करते हैं हम। तो लेंस के लिए क्या होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन के, V/U और एक क्या होता है, H'/H। ये होती है इमेज डिस्टेंस, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये दूसरा फॉर्मूला होता है, ये होता है हाइट की, इमेज की हाइट, और ये होती है ऑब्जेक्ट की हाइट। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है,
रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी पढ़ने की नीड नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सुमति डिड सम प्रिलिमिनरी experiment with the lenses and found out that the magnification of the eyepiece L2 is 3। सुमति ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उसे पता चला कि जो सेकेंड लेंस की मैग्निफिकेशन है वो क्या है, 3। If in her experiment with lens 2 she found her image at 24 cm from the lens, what is the distance that she put the object? अगर उसने सेकेंड 2 के पे उसको पता चला कि जो इमेज है वो 24 सेंटीमीटर बन रही है लेंस से, यानी कि सबसे पहले अगर L2 की बात करें तो मैग्निफिकेशन हमें दे रखी है 3, इमेज डिस्टेंस हमें दे रखा है क्या, 24 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है कि कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखें, यानी कि U बताना है। मैंने अभी अभी आपको लेंस के लिए फॉर्मूला बताया मैग्निफिकेशन का, ये भी बताया, ये भी बताया, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की बात की है तो हम ये यूज कर लेते हैं। m इक्वल्स टू वी बाई यू। m है 3, v है आपके पास 24, u है आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, u ऊपर आ जाएगा और ये नीचे 3 को 24 से कैंसिल किया, 8 सेंटीमीटर। तो आपका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो कितना होगा, 8। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सुमति बोट नोट सो थिक लेंस। सुमति ने बहुत मोटा लेंस नहीं खरीदा फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश्ड देम, उसे पॉलिश कर दिया। व्हाट एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस होंगी अगर हैं, वुड शी हैव विद हर चॉइस ऑफ लेंसेज, उसको अपनी लेंस की चॉइस की क्या एडवांटेजेस मिलेंगी। हमने अभी अभी पढ़ा था जो बहुत मोटे लेंसेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना देते हैं टेलीस्कोप को बनाने के लिए, ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है उनको पकड़ना, उनको हैंडल करना, राइट। तो सबसे पहले तो एडवांटेज उसको ये मिली। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें बोला गया ऑप्शन में शी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज, उसकी कोई एडवांटेज नहीं है, तो गलत है। हमें तो एक एडवांटेज पता है क्या, कि उसका ईजी हो जाएगा उसको हैंडल करना, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थिकर लेंसेज वुड हैव मेड टेलीस्कोप ईजियर टू हैंडल, नहीं भाई, हमने अभी बताया जो थिक और बड़े होते हैं वो तो टेलीस्कोप को बहुत हार्ड बना देते हैं, ठीक है। उसने तो बहुत ज़्यादा थिक यूज़ नहीं किया, उसने तो जो पतला सा था उसी को ही पॉलिश किया। तो देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। नोट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक टेलीस्कोप वेरी हैवी। हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो लेंस ज़्यादा थिक नहीं है वो टेलीस्कोप को ज़्यादा हैवी नहीं बनाएंगे। ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है कि वो क्या करेंगे, अपने अंदर से लाइट को, सही अमाउंट ऑफ लाइट को पास होने देंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं क्या कहता है। नोट सो थिक लेंसेज विल गिव हर मोर मैग्निफिकेशन। ज़्यादा मोटे लेंसेज उसको ज़्यादा मैग्निफिकेशन देंगे, बट ऐसा नहीं होता। थिक लेंसेज जो होते हैं वो ज़्यादा मैग्निफिकेशन देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्वेश्चन डी आपके पास 20th है, सोलेनॉइड के ऊपर है। तो कौन सा चैप्टर है ये, 13th चैप्टर है। तो देखते हैं क्या कहते हैं। अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग हेलिकल कॉइल ऑफ वायर थ्रू विच अ करंट इज रन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, क्या है, सोलेनॉइड एक लंबी और एक तरीके की हेलिकल कॉइल है। हेलिकल मतलब कि इस तरीके की बनी हुई स्प्रिंग वाली बनी हुई कॉइल है जिसके अंदर से क्या करते हैं, करंट को अगर हम पास करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड की इज सुपरपोजिशन ऑफ द फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ईच कॉइल। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड की वो सुपरपोजिशन होती हैं फील्ड्स की। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि जैसे कि ये चीज़ है ना, इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो उसे हम बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ द फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ईच कॉइल। हर कॉइल के अंदर जो करंट जा रहा है वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो एक दूसरे के ऊपर आती है। It is nearly uniform inside the solenoid and close to zero outside, and it is similar to the field of a bar magnet having north pole at the one end and the south pole at the other end depending on the direction of the flow of current. इसके अंदर जो होती है
मैग्नेटिक फील्ड वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब हर पॉइंट पर सेम होती है और ये किस तरीके का बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह, एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड इज डिपेंडेंट ऑन द फ्यू फैक्टर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि करंट पे, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि जितनी नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। जो नीचे ग्राफ दिया गया है वो एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पर वो आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड और करंट की रिस्पेक्ट में कुछ बताता है। क्या बताता है वो हम देखते हैं अभी। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो यूनिट है वो हमने मिली टेस्ला यूज़ किया है, मिली टेस्ला। एंड द करंट जो है वो एम्पियर में यूज़ किया है, तो ठीक है बिल्कुल, तो करंट है एम्पियर में, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी मिनी टेस्ला में। हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो ये है आपका ग्राफ, जैसे जैसे करंट इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड आपको आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन लीनियर सोलेनॉइड। यानी कि आपको क्या पता चल रहा है कि कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इन लीनियर सोलेनॉइड में। तो यहाँ देखा जाए तो हम पीछे से क्या करंट पास कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिकल टू किस में कन्वर्ट हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ज़्यादा क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। What will happen if a soft iron bar is placed inside the solenoid? क्या होगा अगर एक सॉफ्ट आयरन बार को मैं सोलेनॉइड के अंदर रख दूं। तो ये आप लोगों को 13th चैप्टर में सोलेनॉइड क्या होता है, कैसे होता है, आई होप आपने आई बटन के लिंक से वो पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक मैं एक बार और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी पूरे चैप्टर का, जिसमें अंदर आपको सोलेनॉइड के A to Z हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एवरीथिंग। तो यहाँ पर क्या होता है मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। अगर सोलेनॉइड के अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन रख देते हैं तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, सादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या आएगा। द बार विल बी इलेक्ट्रोकटेड रिजल्टिंग इन शॉर्ट सर्किट। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। The bar will magnetized as long as there is current in the circuit. Yes, जो बार होगा वो मैग्नेटाइज होगा जब तक उसके अंदर करंट है, जब तक सर्किट के अंदर करंट है। ओके, एक बार और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द बार विल बी मैग्नेटाइज परमानेंटली। नहीं, ऐसा नहीं होता, हमेशा के लिए वो मैग्नेटाइज नहीं हो जाएगा, परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं होता, टेम्परेरली मैग्नेटाइज होता है। द बार विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी मींस, बार इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट कि वो मैग्नेटाइज हो जाएगा जब तक उसके अंदर करंट है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होती हैं सोलेनॉइड के अंदर वो कैसी होती हैं, हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि जो मैग्नेटिक होता है यहाँ पे ये रहा, it is nearly uniform inside the solenoid, close to zero outside, similar to the field produced by bar magnet। जैसी बार मैग्नेट प्रोड्यूस करता है वैसी वैसी। तो पहला ही ऑप्शन बार मैग्नेट का, तो दिस इज करेक्ट, और बाकी ऑप्शन पढ़ने की नीड नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग ग्राफ अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्राफ पढ़ने के बाद स्टूडेंट ने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी। तो पहली क्या थी, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। ग्राफ कैसा था कि अगर करंट हमारा बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी बढ़ रही थी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं हुए ना, क्या हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, जैसे बढ़ रहा होता है उसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर हम करंट बढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। सेकंड पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। हाँ जी, ये तो अभी हमने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। स्क्वायर तो नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जितनी प्रोड्यूस हो रही है वो करंट के डायरेक्टली है, स्क्वायर नहीं है।
द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि करंट ज़्यादा है या कम है, वो अपने आप ही प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम करंट बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा तो सिर्फ सेकेंड आया, तो सेकेंड इज ओनली 2, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्राफ देखकर हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 13 मिली टेस्ला। एक बार चेक कर लेते हैं हम ग्राफ कि करंट हमारा 0.8 हो और मैग्नेटिक फील्ड 13 मिली टेस्ला हो। तो ये रहा ग्राफ, इसमें देखते हैं 0.8 आपका करंट है और ये जा रहा है आपका यहाँ पर, यहाँ मतलब कि यहाँ पर 12 और 14 के बीच में आ रहा है 13। ये तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 0.8 एम्पियर का करंट और 13 मिली टेस्ला आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यही आपका ऑप्शन था। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। बाकी ऑप्शन पढ़ने की आपको नीड नहीं है, अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। लार्जर करंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस नॉन लीनियरली। नॉन लीनियरली का मतलब कि इस तरीके से बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं सीधी बढ़ रही थी बिल्कुल। फॉर अ करंट 0.8 1.3 1.3 तो नहीं था, 13 था। देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड, इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि है इंफॉर्मेशन, इधर मैग्नेटिक फील्ड थी इधर आपका करंट था। तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट सेक्शन बी।